फर्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 फिजियोलॉजी ऑफ हेयरिंग एंड बैलेंस। इसमें हम हेयरिंग पढ़ेंगे, जिसमें हम कंडक्शन ऑफ साउंड देखेंगे एंड परसेप्शन ऑफ साउंड। इसके अलावा बैलेंस। सबसे पहले हेयरिंग। एयर जो है ना, ये प्राइमरीली कंसर्न होता है हेयरिंग के साथ और बैलेंस के साथ। तो रिगार्डिंग द हेयरिंग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है ना ह्यूमन ईयर का, वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक का होता है, जो कि ऑलमोस्ट 11 ऑक्टेव्स को कवर होता है। एयर का फंक्शन होता है कि वो कन्वर्ट करे साउंड एनर्जी को जो कि एटमॉस्फेयर में है इनटू द नर्व इम्पल्सेस, जो कि फिर ट्रांसमिट करेगा इन इम्पल्सेस को अलोंग द ऑडिटरी नर्व। ठीक है। साउंड ट्रैवल करती है अपनी सोर्स से टू द एयर्स इन द वेव्स की फॉर्म में, कंसिस्ट करती है अल्टरनेट, उसमें कंप्रेशन होती है और रेयर फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट इज़ ट्रांसमिटेड। साउंड ट्रैवल करती है द स्पीड ऑफ 344 मीटर्स पर सेकेंड, जो कि अप्रोक्सीमेटली 770 माइल्स पर आवर है एट द नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। फिजियोलॉजिक पर्पज़ के लिए एयर को जो है डिवाइड किया गया है दो हिस्सों में। एक कंडक्टिंग अपरेटस होता है, दूसरा परसीविंग या फिर सेंसरी न्यूरल अपरेटस। जो कंडक्टिंग अपरेटस है उसमें क्या आ जाता है, एक तो उसमें एक्सटर्नल एयर है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कंडक्टिव में, चेन ऑफ ऑसिकल्स, यूस्टेशियन ट्यूब और लेब्रिंथाइन फ्लूइड्स। परसीव करने वाले या जो सेंसरी न्यूरल अपरेटस है उसमें जो है ऑर्गन ऑफ कॉर्डाई, ऑडिटरी नर्व एंड देयर सेंट्रल कनेक्शन आ जाते हैं। साउंड जो है ना वो ट्रांसमिट की जा सकती है इनर ईयर की तरफ बाय द फॉलोइंग 3 मैकेनिज्म्स की मदद से। थ्रू द ऑसिकुलर चेन फ्रॉम द वाइब्रेटिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, बोन कंडक्शन के ज़रिए भी होती है, जहाँ पे जो है साउंड एनर्जी ना ट्रांसमिट होती है हमारे इनर ईयर की तरफ थ्रू द स्कल बोन्स। इसके अलावा जो है कहाँ कैसे होगी हमारी साउंड ट्रांसमिट इनर ईयर में, डायरेक्टली थ्रू द मिडल ईयर। जब लार्ज परफोरेशन प्रेजेंट हो ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, तो साउंड एनर्जी है वो राउंड विंडो को डायरेक्टली स्ट्राइक कर जाती है। तो ये 3 तरीके होते हैं जिस तरह से वो साउंड एनर्जी ट्रांसमिट हो सके। उसके बाद है कंडक्शन ऑफ साउंड। साउंड एनर्जी है ना ट्रैवल कर सकती है किसी भी मीडियम में से, जैसे कि एयर, फ्लूइड, सॉलिड, लेकिन स्पेसिफिक अकोस्टिक रेजिस्टेंस के साथ। साउंड एनर्जी ट्रैवल करती है थ्रू एयर, तो वो ट्रांसमिट नहीं कर सकती डायरेक्टली इनटू द लिक्विड मीडियम कम्प्लीटली। मोस्ट ऑफ द साउंड एनर्जी वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है एयर के अंदर एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड पर। जैसे ही मतलब मीडियम चेंज होता है तो रिफ्लेक्ट बैक होती है। इस प्रोसेस ऑफ हेयरिंग में जो है इन द प्रोसेस ऑफ हेयरिंग में जो साउंड एनर्जी होती है ना एयर में, तो उसको ट्रांसमिट होना होता है लिक्विड मीडियम में, यानी कि उसको पेरीलिम्फ या एंडोलिम्फ में जाना होता है। तो बेसिक जो पर्पस है कंडक्टिंग अपरेटस ऑफ द एयर का, वो होता है टू ट्रांसमिट द साउंड एनर्जी फ्रॉम द एयर इनटू द लिक्विड लेबिरिंथाइन फ्लूइड के अंदर। ठीक है। कंडक्टिंग अपरेटस अब जो है हमारा ये सर्व करता है कि वो मैच करवा दे। कंडक्टिंग अपरेटस जो है वो सर्व करता है कि वो मैच करवाता है हमारे एकॉस्टिक रेजिस्टेंस ऑफ द एयर को टू दैट ऑफ द लेबिरिंथाइन फ्लूइड के साथ। इस फिनोमेना को हम कहते हैं इम्पीडेंस मैचिंग। ठीक है। वाइब्रेशंस इनकम्प्रेसिबल एंडोलिम्फ की और पेरीलिम्फ की रिजिड उस बोनी लेबिरिंथ के अंदर जो है ना, ये पॉसिबल बनाई जा सकती हैं बाय द मूवमेंट ऑफ द ऑपोजिट फेज ऑफ स्ट्रक्चर सीलिंग द राउंड विंडो एंड ओवल विंडो। थस ओवल विंडो में अगर स्टेपीज जो है वो पुश होती है इनवर्ड्स, तो जो सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ना वो बल्ज आउटवर्ड होगी एट द राउंड विंडो। हमने कहा हमारी राउंड विंडो पे सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, अगर वो ओवल विंडो एस इनवर्ड की तरफ होती है पुश, तो नीचे से वो जो राउंड विंडो है वो इस तरह बल्ज हो जाएगी। साउंड एनर्जी है ना ये कलेक्ट होती है बाय लार्जर एरिया ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, फिर वो अप्लाइड होती है थ्रू द ऑसिकल्स टू द स्मॉलर एरिया ऑफ द स्टेपीज के फुट प्लेट तक। इन एडिशन द ऑसिकल्स देमसेल्व्स जो है ना ये एक लेवर मैकेनिज्म कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जिसको मैकेनिकल एडवांटेज होता है बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ। ठीक है। कंबाइंड इफेक्ट इन दोनों की मदद से जो है ना फोर्स जो एग्जर्ट होगी ना हमारे स्टेपीज की फुट प्लेट पे अपॉन द लेबिरिंथाइन फ्लूइड, वो बढ़ जाएगी मैनी फोल्ड, इतनी ज़्यादा फोर्स होगी, अबाउट 18 टाइम्स ज़्यादा होगी। ठीक है। अगर फिगर 2.2 देखें, इसमें देखिए ये मूवमेंट दिखाएगी पेरीलिम्फ की एट द हेलिकोट्रेमा एंड द मूवमेंट ऑफ द राउंड विंडो। यहाँ पे स्टेपिस जब इसको पुश करेगी ओवल विंडो पे, तो ये स्केला वेस्टिबुलाe है और इसमें मूवमेंट हो रही है पेरीलिम्फ की। यहाँ हेलिकोट्रेमा पे आके फिर ये यहाँ पे स्केला टिम्पिना है, तो ये इसको राउंड विंडो को जाके बल्ज करवा देगा। हाई फ्रिक्वेंसी के लिए जो है ना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए बेसिलर मेम्ब्रेन की, वो कन्फाइंड होती है टू द बेसल टर्न। जो लो फ्रीक्वेंसीज हैं ये कॉज कराती है लॉन्गर ट्रैवलिंग वेव, यानी लॉन्ग
वो करेगी विथ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी नियर द एपेक्स ऑफ द कोक्लिया। याद रखना है कि जो लो फ्रीक्वेंसी है वो एपेक्स पे कोक्लिया के पे जो है वो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे, जबकि हाई फ्रीक्वेंसी वाली वहीं पे करवाएंगे, ठीक है, बेसिलर टर्न पे बेसिलर मेम्ब्रेन। वाइब्रेशन में बेसिलर मेम्ब्रेन की रिजल्ट करेगी इन द स्लाइडिंग या फिर शेयरिंग मूवमेंट होगी बिटवीन द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन एंड द रेटिकुलर लेमिना। ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन और रेटिकुलर लेमिना मैंने आप लोगों को दिखाई पीछे अनाटमी वाले लेक्चर में, तो उनमें जो है मूवमेंट होगी। कैसी मूवमेंट होगी? स्लाइडिंग या शेयरिंग मूवमेंट होगी वाइब्रेशंस की वजह से। अब क्या होगा, जो हेयर होते हैं ना, हेयर सेल्स के, वो डिस्प्लेस हो जाएंगे रिलेटिव टू देयर सेल बॉडीज़। तो ये जो है प्रोबेबली फाइनल मैकेनिकल इवेंट होता है प्रोसीडिंग टू न्यूरोनल स्टिमुलेशन। मूवमेंट हेयर की जो है वो रिजल्ट करेगी इन द चेंजेस इन द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द हेयर सेल। हेयर सेल के रेस्टिंग पोटेंशियल में जो है वो चेंजेस आएंगे और ये इंटर्न जो है वो स्टिमुलेट करेगा नर्व एंडिंग्स को। इस तरह से नर्व एंडिंग स्टिमुलेट होंगी। कोक्लिया के अंदर वाइब्रेशन जो है ना कोक्लियर फ्लूइड की, वो एनालाइज होती है इस तरह से कि डेटा रिप्रेजेंटिंग द फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड फेज रिलेशनशिप इज ट्रांसमिटेड अलोंग द ऑडिटरी नर्व। सारा जो डेटा है फ्रीक्वेंसी का, इंटेंसिटी का, फेज रिलेशनशिप का, ये ऑडिटरी नर्व के थ्रू जो है ये ट्रांसमिट होता है। उसके बाद है बैलेंस। बैलेंस और इक्विलिब्रियम जो है ना ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की, वो मेंटेन होती है बाय द कोऑर्डिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि 3 सोर्सेज से होती है। ये कोऑर्डिनेशन एक तो वेस्टिबुलर सिस्टम से होती है, दूसरा हमारी आइज़ की मदद से, और तीसरा प्रोप्रोसेप्टिव सेंसेशंस होती है हमारे जॉइंट्स और मसल्स से। हायर जो सेंटर होता है फॉर कंडक्शन, फॉर कोऑर्डिनेशन एंड इक्विलिब्रियम के लिए, तो वो हमारा हायर सेंटर है सेरिबेलम, इसका ये काम होता है। रिसेप्टर ऑर्गन्स जो है ना इन द मेम्ब्रेनस वेस्टिबुलर लेबिरिंथ, वो कंसर्न होते हैं विद द रिफ्लेक्स एडजस्टमेंट ऑफ द पोस्चर एज वेल एज सब्जेक्टिव सेंसेशंस के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है। 3 हमारे सेमी सर्कुलर कनाल रिस्पॉन्ड करते हैं हमारी एंगुलर एक्सेलरेशन को, जब हमारी हेड की एंगुलर एक्सेलरेशन होती है। जो हॉरिजॉन्टल पेयर था, मैंने आपको फिगर में भी दिखाया, वो रिस्पॉन्ड करता है टू द, जब रोटेशन हो हमारी वर्टिकल एक्सिस पे, ठीक है। ये वर्टिकल एक्सिस पे अगर हमारी न्यू रोटेशन होती है तो हमारा हॉरिजॉन्टल पेयर रिस्पॉन्ड करेगा। जो पोस्टीरियर और एंटीरियर जो सेमी सर्कुलर कनाल वाला पेयर था, वो रिस्पॉन्ड करेगा जब हमारी हेड की डिस्प्लेसमेंट होगी अबाउट द, इस तरह हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, ठीक है। ईच जो डक्ट है ना, ये शो करती है सेंसिटिविटी टू रोटेशन इन इट्स ओन प्लेन। एक्सेलरेशन जो है ना, ये मूवमेंट करवाएगी हमारे एंडोलिम्फ की विद इन द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द क्यूपुला ऑन द क्रिस्टा। क्यूपुला जो है वो क्रिस्टा के ऊपर डिस्प्लेस होगा एक्सेलरेशन के दौरान, और एंडोलिम्फ जो है वो एंडोलिम्फ मूव करेगा विद इन द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। क्यूपुला क्रिस्टा के ऊपर मूव करेगा विद इन द एक्सटेंडेड एम्पुला ऑफ द कनाल, उसी के अंदर, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाए थे क्रिस्टा और क्यूपुला कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कांस्टेंट जो है ना, हर वक्त रेस्टिंग इम्पल्सेस हैं वो इन द फाइबर्स सप्लाइंग द क्रिस्टा, मतलब कॉन्स्टेंटली फाइबर्स जो है वो फायर कर रहे होते हैं। मूवमेंट एंडोलिम्फ की और क्यूपुला की टुवर्ड्स द एम्पुला कॉज करवाएगी इंक्रीज इन द इम्पल्स रेट, एंड द मूवमेंट अवे फ्रॉम द एम्पुला अगर होगी तो वो कॉज कराएगी रिडक्शन इन द इम्पल्स रेट इन द फाइबर। और वैसे नॉर्मली भी कांस्टेंट रेस्टिंग इम्पल्स भी फायर कर रहे होते हैं। आर्टिकल जो है हमारा वो रिस्पॉन्ड करता है थ्रू ग्रेविटी टू द स्लाइटेस्ट टिल्ट ऑफ हेड। ये आर्टिकल हमारा जो है ये स्लाइटेस्ट टिल्ट ऑफ हेड पे भी जो है रिस्पॉन्ड करेगा, और इसके अलावा लीनियर एक्सेलरेशन पे भी। आर्टिकुलर जो मैक्यूला होता है इसके अंदर जो होता है सिचुएटेड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये मैं आपको बताया, तो इसके वो क्विएसेंट रहेगा एज लॉन्ग एज द हेड जो है हॉरिजॉन्टल होगा और स्टेशनरी होगा, लेकिन जब वो टिल्ट करेगा और लीनियर एक्सेलरेशन होगी तभी वो रिस्पॉन्ड करेगा, वरना ये स्टेशनरी होगा, क्विएसेंट रहेगा। एग्जैक्ट फंक्शन जो है ना सैक्यूल का, वो अनसर्टेन होता है। अब हम इस सैक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी जो अननोन है, सॉरी अनसर्टेन होता है इसका फंक्शन। एल्ट्रेशन अगर हो जाए हमारी पोजीशन ऑफ द हेड की इन रिलेशन टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो वो स्टिमुलेट कर देगा सैक्यूल को। इम्पल्सेस हमारे सैक्यूल से और आर्टिकल से ना कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देंगे अबाउट द पोजीशन ऑफ द हेड इन स्पेस, लेकिन इनिशिएट करवाएंगे रिफ्लेक्सेस जो कि हमें अटेंड करते हैं टू कीप द हेड इन द अपराइट पोजीशन में, इस तरह के रिफ्लेक्सेस। प्रोबेबली ये आल्सो डिटेक्ट करता है वेरी लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस को भी।
उसके बाद हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो चैप्टर की समरी और की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो हमने देखा कि दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं एयर के, एक तो हेयरिंग है, दूसरा बैलेंस होता है। इन रिलेशन टू द हेयरिंग, साउंड एनर्जी हमारी जो है प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, वो कन्वर्ट होती है नर्व इम्पल्स में और फिर वो ट्रांसमिट होती है हमारे सेंट्रल ऑडिटरी कॉर्टेक्स की तरफ। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फंक्शन करती है हमारे मिडल ईयर में कि वो हमारी साउंड एनर्जी को ट्रांसमिट करती है एयर से यानी गैशियस मीडियम से टू द पेरी लिम्फ जो कि हमारा लिक्विड मीडियम है। तो इस फंक्शन को हम कहते हैं इम्पिडेंस मैचिंग। कोक्लिया जो है फिर हमने कहा कि ये रिलेटेड होता है हियरिंग के साथ, जबकि हमारा वेस्टिब्यूल जो है ये कंसर्न है बैलेंस के साथ। कोक्लिया कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को नर्व इम्पल्स के अंदर बाय द ऑर्गन ऑफ पोर्टाई की मदद से। सेमी सर्कुलर कनाल जो है ना, ये एंगुलर एक्सेलरेशन से रिस्पॉन्ड करेंगे, जबकि जो अर्टिकल है ये रिस्पॉन्ड करेगा टू द लीनियर एक्सेलरेशन एंड हेड टिल्टिंग। ठीक है, डिफरेंट फंक्शन है। और सैक्यूल का जो फंक्शन है वो अनसर्टेन है। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके BCQ देख लेते हैं। तो पूछ रहा है कि विच फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑडिबल होती है हमारे नॉर्मल पर्सन को। तो हमें पता है कि 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ वाली जो है ऑडिबल होती है। फिर है अप्रॉक्सीमेट स्पीड ऑफ साउंड कितनी है एयर में। तो हमने अभी देखा 770 माइल्स पर आवर होती है। तीसरा क्वेश्चन है ह्यूमन ईयर जो है वो डिवाइड हुआ है हाउ मेनी पार्ट्स में फॉर द फिजियोलॉजिक पर्पज़ ऑफ हियरिंग। तो ह्यूमन ईयर जो है 2 पार्ट्स में फिजियोलॉजिकली जो है हियरिंग के लिए डिवाइड किया गया है। चौथा सवाल है विच पार्ट ऑफ द कोक्लिया में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है बेसिलर मेम्ब्रेन की। जब हाई फ्रीक्वेंसी होती है, तो मैंने आप लोगों को बताया जब हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो वो बेसल टर्न ऑफ द कोक्लिया पे ही रिस्पॉन्ड करती है, जबकि लो वाली एपेक्स पे। तो ये डिफरेंस याद रखना है। फिर वेयर इज़ द हायर सेंटर ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंड इक्विलिब्रियम लोकेटेड। तो वो हमारा सेरिबेलम होता है। विच इज़ द बॉडी मूवमेंट कॉज द मैक्सिमम स्टिमुलेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कनाल। तो सबसे ज़्यादा कौन करवाएगा, मतलब कौन सी जो बॉडी मूवमेंट जो है वो मैक्सिमम स्टिमुलेशन करवाएगी हमारे हॉरिजॉन्टल वाले सेमी सर्कुलर कनाल की। तो जो हमने पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल वाला जो है वो रिस्पॉन्ड करता है थ्रू द रोटेशन इन द वर्टिकल एक्सिस पे, जब हो इस तरह से, यानी ये वर्टिकल एक्सिस है, ये पर्सन का हेड है, तो जब वो यूँ रोटेट करेगा तो वो हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कनाल उसको स्टिमुलेट होगा उसमें। दैट्स इट। इसके बाद अब हम आते हैं हमारे थर्ड चैप्टर पे, विच इज़ द सिम्टम्स ऑफ एयर डिजीज़ेस। सबसे पहले इस चैप्टर में हम डेफनेस देखेंगे। दूसरा टॉपिक पेन या ओटेल्जिया, उसमें हम रेफर्ड ओटेल्जिया भी देखेंगे। ओटोरिया क्या होता है, डिस्चार्ज क्या होता है, टिनाइटस, वर्टाइगो, इचिंग या इरिटेशन, स्वेलिंग या डिफॉर्मिटी, फेशियल पैल्सी, एसिमेट्री, हाइपर एक्यूसिस, ट्रॉमा और फॉरेन बॉडी ब्लीडिंग, ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में कम्प्लीटली हम कवर करेंगे। सबसे पहले है कि कॉमन सिम्टम्स जो है ना एयर डिजीज़ के, बिकॉज ऑफ विच जो पेशेंट जो है फिजिशियन के पास आता है उसमें उसको कंप्लेन होती है डेफनेस की, पेन या ओटेल्जिया, ओटोरिया, टिनाइटस, वर्टाइगो, इचिंग, स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी, फेशियल पाल्सी, एसिमेट्री, हाइपर एक्यूसिस एंड ऑटोफोनी, ट्रॉमा या फॉरेन बॉडी ब्लीडिंग एंड बाकी सिम्टम्स होते हैं जैसे फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। तो सबको हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम डिटेल में देखेंगे डेफनेस। डेफनेस या हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो है ना, ये कॉमन सिम्टम होता है एयर डिजीज़ का। ये असल में डिक्रीज एबिलिटी होती है सुनने की, कम हो जाए। ठीक है, WHO रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 360 मिलियन पीपल सारी दुनिया में उनको डिसेबलिंग हेयरिंग लॉस हो जाता है, और अमंग इनमें से 32 मिलियन जो हैं वो बच्चे हैं। डेफनेस जो है ये वेरी कर सकती है फ्रॉम डिग्री सो स्लाइट एज टू एस्केप नोटिस ऑफ द पेशेंट टू कंप्लीट लॉस ऑफ हेयरिंग तक। ये इतनी कम भी हो सकती है कि हम नोट ना करें पेशेंट में, वहाँ से लेके कंप्लीट लॉस ऑफ हेयरिंग भी हो सकता है। तो इसीलिए डेफनेस जो है ना वो पार्शियल भी हो सकती है या कंप्लीट हो सकती है। सिवियरिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो मोस्ट कॉमनली यूज जो क्लासिफिकेशन है ना डेफनेस की, वो इस तरह है। एक तो नॉर्मल हेयरिंग है, उसमें जो है हम 25 डेसिबल तक हम सुन सकते हैं। माइल्ड डेफनेस वाला जो है 26 से 40 ऊंची आवाज़ सुनेगा, लेकिन 24 से 60 डेसिबल। मॉडरेट डेफनेस वाले को 41 से 55, और जो मॉडरेटली सीवियर डेफनेस है तो 56-70, सीवियर डेफनेस वाला 71 से 91, और जिसको प्रोफाउंड यानी स्टोन डेफनेस जिसको हम कहते हैं, तो वो मोर देन 90 डेसिबल साउंड सुनने की सलाहियत रखता होगा। फॉलोइंग यहाँ पे जो है डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ डेफनेस है। एक होती है हमारे पास कंडक्टिव, दूसरी सेंसरी न्यूरल, तीसरी मिक्स्ड और चौथी नॉन ऑर्गेनिक। सबसे पहले हमारे पास कंडक्टिव डेफनेस।
कंडक्टिव डेफनेस में ना पैथोलॉजी हो जाती है कंडक्टिव पाथवे में, जिस तरह से हमें नाम से पता चल रहा है कंडक्टिव पाथवे ऑफ द साउंड में मसला आ जाता है टू द इनर ईयर तक। पैथोलॉजी जो है ना लाई कर सकती है एक्सटर्नल ईयर में या फिर मिडल ईयर में टिल द फुट प्लेट ऑफ द स्टेपीज तक, यहाँ तक कोई भी कंडक्शन में मसला होगा। टिपिकली कंडक्टिव डेफनेस में जो साउंड है ना वो हमें क्वाइटर अपीयर होती है, लेकिन डिस्टॉर्ट नहीं होती, सिर्फ क्वाइटर अपीयर होगी। क्वालिटी ऑफ स्पीच जो है वो वेल मेंटेन होती है, क्योंकि ना पेशेंट सुनता है अपनी वॉइस को जो है ना वो क्लियरली सुनेगा, इसलिए उसकी जो स्पीच जो है ना वो वेल मेंटेन होगी। कुछ केसेस जो है कंडक्टिव डेफनेस के, जैसे कि स्पेशली हमारे पास ऑटोस्क्लेरोसिस हो गया, पैरासिस विलिसाई, पैराक्यूसिस विलिसाई, ये भी प्रेजेंट होगा। पैराक्यूसिस विलिसाई क्या है? ये एक फिनोमेना होता है जहाँ पे मतलब पेशेंट सुनता है बेटर इन द नॉइजी इन्वायरमेंट देन द क्वाइट एंड साउंडलेस वन, यानी खामोशी और क्वाइट वाले इन्वायरमेंट को में उसको सही से सुनाई नहीं देगा, लेकिन जब वो नॉइजी इन्वायरमेंट में जाएगा तो उसको सही से बेटर सुनाई देगा। तो इस फिनोमेना को हम पैराक्यूसिस विलिसाई कहते हैं। कॉमन जो कॉजेज़ होते हैं ना कंडक्टिव डेफनेस के, वो क्या है कि कंडक्टिव डेफनेस जो है किसी इम्पैक्टेड वैक्स की वजह से हो सकता है। इम्पैक्ट मतलब उसको ब्लॉक कर रहा है कनाल को, एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल में, या कोई फॉरेन बॉडी बड़ी सारी जो है वो एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल में आ गई है। ओटोमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन है, एयर कनाल की फंगल इन्फेक्शन यानी ओटोमाइकोसिस की वजह से कंडक्टिव डेफनेस हो गई। कोई बॉयल हो लेकिन वो लार्ज इनफ हो, उसकी वजह से, ट्यूमर ओस्ट्रोमा की वजह से, यानी ये कंडक्शन को मतलब ब्लॉक कर रहे हैं, तो इस तरह से जहन में रखें। कंजेनाइटल एट्रेजिया हो जाए और मेलफॉर्मेशन। एट्रेजिया का मतलब होता है एब्सेंस हो जाए या नैरोइंग हो जाए किसी भी ओपनिंग इन द बॉडी की, तो मतलब तो उस वजह से भी नैरोइंग हो जाए, एब्सेंस हो जाए कोई ओपनिंग, तो हो सकता है। अक्यूट एंड क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में भी कंडक्टिव डेफनेस होती है, मिडल ईयर का ये इन्फेक्शन होता है। ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन में भी होती है। अब ट्रॉमा की बात करें तो एयर ड्रम जब परफोरेट हो जाता है उसमें, या फिर जब ओसिकल जो बोन्स होती हैं उनकी डिसलोकेशन हो जाए तो भी कंडक्टिव डेफनेस होगी। ऑटोस्क्लेरोसिस एंड टिम्पेनोस्क्लेरोसिस। अच्छा, ऑटोस्क्लेरोसिस और टिम्पेनोस्क्लेरोसिस क्या होते हैं कि मतलब ऑटोस्क्लेरोसिस जो जैसे हमारी बोन्स होती हैं उनमें नॉर्मल रिमॉडलिंग का प्रोसेस होता रहता है, तो वो एबनॉर्मल हो जाए, तो मतलब एबनॉर्मल हार्डनिंग हो जाए किसी भी बॉडी टिश्यू की, तो उसको हम कहते हैं ऑटोस्क्लेरोसिस। टिम्पेनोस्क्लेरोसिस जो है हमारी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की स्कारिंग हो जाती है, उसमें स्क्लेरोसिस हो जाती है, उसमें यानी डेंस हाईलाइन कार्ट्रिज वगैरह या इवन बोन जो है वो डिपॉजिट हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में कंडक्टिव डेफनेस होती है। ये हम आगे डिटेल में ये सारी डिजीज़ पढ़ेंगे। यूस्टेशियन ट्यूब डिस्फंक्शन जो हो जाए ड्यू टू द पैथोलॉजीज ऑफ द नेजोफेरिंग्स की वजह से, जिस तरह अगर लार्ज एडिनॉइड्स हों किसी को या और ट्यूमर हो किसी को नेजोफेरिंग्स के, तो उनकी जो यूस्टेशन ट्यूब डिस्फंक्शन हो जाए तो कंडक्टिव डेफनेस हो सकती है। इसके अलावा आइट्रोजेनिक जैसे कि सर्जिकल प्रोसीजर्स में भी हो सकती है। कंडक्टिव के बाद अब हम आ जाते हैं हमारी दूसरी टाइप पे, जो कि है सेंसरी न्यूरल डेफनेस। कोई भी पैथोलॉजी जो कि लाई करे सेंसरी एंड ऑर्गन में, दैट इज के कोक्लिया में, तो उसके न्यूरल कनेक्शंस टिल द हायर सेंटर ऑफ हियरिंग तक, जो कि हमारे टेम्पोरल लोब में होता है, वहाँ तक अगर यहाँ पे कोई भी पैथोलॉजी आ जाए तो वो कॉज कराएगी सेंसरी न्यूरल टाइप ऑफ डेफनेस। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक सेंसरी डेफनेस एंड न्यूरल डेफनेस। सेंसरी डेफनेस में ना पैथोलॉजी जो है ना वो लाई करती है सेंसरी ऑर्गन ऑफ हियरिंग में, दैट इज के कोक्लिया में या फिर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में। जबकि न्यूरल डेफनेस की बात करें तो उसमें जो पैथोलॉजी है ना वो कहीं भी प्रेजेंट होगी, फ्रॉम द कोक्लियर नर्व से लेके हायर सेंटर्स या ऑडिटरी हमारे कॉर्टेक्स तक। ठीक है, अब सेंसरी न्यूरल डेफनेस में जो है ना साउंड ना कि सिर्फ अपीयर होती है क्वाइटर, लेकिन अब इसमें जो है साउंड डिस्टॉर्टेड भी हमें मिलेगी। मोस्ट यूजुअल डिस्टॉर्शन है ना वो होती है हाई फ्रीक्वेंसी साउंड में, जो कि डिमिनिश कर देती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड्स, जिसके नतीजे में डिफ़िकल्टी होगी इन अंडरस्टैंडिंग द स्पीच। डिस्टॉर्शन साउंड की ना मोर प्रोनाउंस होती है इन द न्यूरल टाइप ऑफ द डेफनेस में देन एज कम्पेयर टू द सेंसरी टाइप, न्यूरल में ज़्यादा होगी। सिवियर केसेस में पेशेंट जो है ना वो हेयर नहीं कर सकता अपनी ही वॉइस को, तो जो स्पीच है ना ये आल्सो लाउड होगी और एक्सप्रेशन लेस होगी। अब इसमें स्पीच भी अफेक्ट हो रही है, लाउड एंड एक्सप्रेशन लेस। द कॉमन कॉजेज अब हम देखें सेंसरी न्यूरल डेफनेस के, उसमें हमारे पास नंबर 1 आ जाते हैं कंजेनाइटल कॉजेज। अब सेंसरी न्यूरल में जेनेटिक भी कॉज है,
यानी डिफेक्टिव जीन्स होते हैं जो कि पेरेंट्स से इनहेरिट होते हैं, दूसरे नॉन जेनेटिक होते हैं जिसमें जीन्स तो डिफेक्टिव नहीं होते। तो क्या होता है, एक तो प्री नेटल कॉजेज़ होते हैं, यानी प्रेगनेंसी के दौरान कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि रूबेला का इन्फेक्शन हो गया, कोई मदर ने ऑटोटॉक्सिक ड्रग यूज़ कर ली, रेडिएशन से एक्सपोजर हो गया, या वायरल इन्फेक्शन हो गया। नंबर 2 दूसरा नॉन जेनेटिक कॉज है प्री नेटल के बाद पेरी नेटल कॉजेज़, यानी जैसे कि बर्थ हाइपोक्सिया हो गई हो, या प्री मेच्योरिटी हो बेबी की, या लो बर्थ वेट। पोस्ट नेटल कॉजेज़ भी हैं जिसमें रेसिस फैक्टर इनकम्पैटिबिलिटी भी मेन कॉज है, और हाइपोथायरॉयडिज्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कॉजेज़ हैं जो आपको याद हो। तो ये कंजेनाइटल कॉजेज़ हो गए। दूसरा नंबर 2 सेंसरी न्यूरल डेफनेस का कॉज है लेबिरिंथाइटिस, ठीक है, इसकी इन्फ्लामेशन लेबिरिंथ की। तीसरा पेरीलिम्फ या एंडोलिम्फ का लीकेज हो जाना, ट्रॉमा हो जाए इनर ईयर को या फिर कोक्लियर नर्व को ट्रॉमा हो जाए। इसके अलावा है अकॉस्टिक ट्रॉमा हो जाए या ब्लास्ट इंजरीज में भी ये सेंसरी न्यूरल डेफनेस होती है। नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस किसी का हो NIHL, तो उसमें भी सेंसरी न्यूरल डेफनेस होगी। मेनियर्स डिजीज़ में भी, ये भी हम डिटेल में आगे देखेंगे, पूरा चैप्टर है इस पर। उसके अलावा अकॉस्टिक न्यूरोमा, अकॉस्टिक न्यूरोमा इनको ना हम श्वानोमास भी कहते हैं। ये नॉन कैंसरस मतलब ट्यूमर होते हैं जो कि एयर में ग्रो करते हैं और हियरिंग और बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद है प्रेसबाइक्लिसिस, प्रेसबाइक्लिसिस यानी कि एज रिलेटेड हियरिंग लॉस, ठीक है। तो ये जो है ये भी सेंसरी न्यूरल डेफनेस करवा सकता है। ऑटोटॉक्सिसिटी की वजह से भी, यानी किसी मेडिसिन या ड्रग की वजह से जो हियरिंग लॉस हो तो ऑटोटॉक्सिसिटी कहलाता है, तो उसकी वजह से भी सेंसरी न्यूरल डेफनेस होगी। मतलब इडियोपैथिक सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी होता है। सेंट्रल कॉजेस में CVA यानी सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट की वजह से, या कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन हो तो भी सेंसरी न्यूरल डेफनेस होगी। लास्ट है सिस्टेमिक डिजीज़ में, जैसे डायबिटीज़ मिलाइटिस में भी होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म में, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। तीसरा हमारे पास है मिक्स्ड डेफनेस। कुछ डिजीज़ जो है ना ये दोनों कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल डेफनेस दोनों करवाएंगे तो हम कहेंगे मिक्स्ड डेफनेस हुई है। जिस तरह ऑटोस्क्लेरोसिस इनिशियली जो है ना कॉज कराती है कंडक्टिव डेफनेस, बाय द फिक्सेशन हो जाती है उसमें फुट प्लेट ऑफ द स्टेपीज़ की फिक्सेशन हो जाती है पहले तो, लेकिन बाद में जो है वो सेंसरी न्यूरल डेफनेस कराती है। तो मतलब ये दोनों करवाती है, तो ये एक मिक्स्ड डेफनेस है। इन द एनालॉगस वे कोलेस्टोमा इनिशियली causes conduction deafness but later may erode the inner ear and cause the sensory neural deafness as well, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स भी हो गए। कोलेस्टोमा होता क्या है, कोलेस्टोमा ये ना एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाती है स्किन सेल्स की इनसाइड हमारे एयर में, तो वो भी इस तरह से दोनों डेफनेस करवाती है, पहले कंडक्शन डेफनेस लेकिन फिर वो एरोड ही कर देगी हमारे इनर एयर को और फिर सेंसरी न्यूरल डेफनेस हो जाएगी। लास्ट हमने कहा नॉन ऑर्गेनिक डेफनेस होती है। नॉन ऑर्गेनिक डेफनेस को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल डेफनेस कहते हैं। अब फंक्शनल डेफनेस जो है ये किसी पैथोलॉजी की वजह से तो नहीं होती इन द एनी पार्ट ऑफ द ऑर्गन रिलेटेड विद द हियरिंग। तो इसमें क्या होता है, इस तरह की जो है ना इस टाइप, तो इसमें आती है, इंक्लूड है हमारी मेलिंगरिंग फॉर कंपनसेशन या किसी मेडिको लीगल पर्पस के लिए, जिस तरह हो गया साइकोसिस में कोई हो जाए, हिस्टेरिया में, या फिर कोई और साइकोलॉजिकल इलनेस हो, तो ये होती है हमारी फंक्शनल डेफनेस या नॉन ऑर्गेनिक डेफनेस। डायग्नोसिस जो है ना द कॉज ऑफ डेफनेस के लिए हम कैसे करते हैं, हम डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं, थॉरो क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं और ऑडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस भी करते हैं। तो हिस्ट्री जो होगी ना डेफनेस की, उसमें क्या क्या होना चाहिए, एक तो ड्यूरेशन होनी चाहिए कि आपको कब से हेयरिंग लॉस है, दूसरा आपको ये शुरू कब हुआ, ऑनसेट कब हुआ उसका, कितनी सीवियर आपको हेयरिंग लॉस है, सिवियरिटी हम पूछेंगे, प्रोग्रेस पूछेंगे कि अब ये बढ़ रहा है हेयरिंग लॉस या कम हुआ है, इसका प्रोग्रेस पूछेंगे। कंटिन्यूस है, इंटरमीडिएट या फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहा, कंटिन्यूसली ही हेयर लॉस रह रहा है या आता जाता रहता है। इसके अलावा हम पूछेंगे कि दोनों कानों में हेयर लॉस हुआ है या एक कान में है। और इसके अलावा इम्पोर्टेंट ये भी है कि हमने ये ज़रूर पूछना है कि आप नॉइजी रूम में बेटर सुनते हैं या क्वाइट रूम में, और क्या आपको स्पीच समझने में कोई मुश्किल होती है, ये ज़रूर पूछना है। एसोसिएटेड सिम्टम्स भी उनसे पूछने हैं। इसके अलावा आपको क्या है, एग्रावेट किससे हो रहा है, रिलीव किससे हो रहा है, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री उनका किसी लाउड साउंड्स के साथ एक्सपोजर तो नहीं है, कोई ऑटोटॉक्सिक ऐसी ड्रग्स तो नहीं खा रहे, और इसके अलावा ट्रॉमा तो नहीं हुआ हेड में या एयर में। तो ये इंपॉर्टेंट हमें हिस्ट्री लेनी है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो है ना उसमें कंप्लीट एग्जामिनेशन आएगी एयर की, वॉइस टेस्ट के साथ और ट्यूनिंग फॉक टेस्ट के साथ, जो कि हम चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में देखेंगे।
ऑडियोलॉजिकल, इसके अलावा हमने कहा इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, ये भी हम डिटेल में चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं हमारी दूसरी कंडीशन पे। दूसरा हमारा सिम्टम ऑफ एयर डिजीज़ है पेन या ओटैल्जिया। पेन एयर में या ओटैल्जिया जो है कह सकते हैं, ये होता है किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से जो कान में हो, या कॉम्प्लिकेशन कहीं और हो लेकिन उसको सेम सेंसरी नर्व सप्लाई हो जो कि कान को सप्लाई कर रही है, तो उसको हम कहेंगे रेफर और ओटैल्जिया। रेफर कॉम्प्लिकेशंस एयर की जो है ना, या तो हो सकती हैं हमारे एक्सटर्नल एयर में, या फिर वो कॉम्प्लिकेशंस मिडल एयर में भी हो सकती हैं। इनर ईयर को कोई भी पेन फाइबर्स नहीं होते, तो जो डिजीज़ है इनर ईयर की वो मोस्टली हमारी पेन लेस होती है, ये आपने याद रखना है, क्योंकि इसको कोई पेन फाइबर्स ही नहीं होते। द कॉमन कॉम्प्लिकेशन हमारे पास जो आती है ना एक्सटर्नल ईयर की, उसमें पेशेंट को अक्यूट डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना होता है। इसके अलावा दूसरी जो बॉयल्स में भी ओटैल्जिया होता है, ओटोमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन में, बुलस मायरिंजाइटिस, ये एक डिजीज़ है जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। हर्पिस जोस्टर ओटिकस में होता है। पेरिकॉन्ड्राइटिस में इसकी इन्फ्लामेशन पेरिकॉन्ड्रियम की, किसी ट्रॉमा हो जाए फॉरेन बॉडी की वजह से या फिर ट्रॉमा की वजह से भी पेन होगा। जब वैक्स वैक्स है लेकिन वो इम्पेक्टेड वैक्स है तो वो भी पेन करवाएगा। मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, नियोप्लेजिया। उसके बाद है कॉमन कॉम्प्लिकेशन मिडल ईयर की। अब उसमें अक्यूट ओटाइटिस मीडिया आ जाएगा, उसमें पेन होगा। क्रोनिक ओटाइटिस, अक्यूट क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया विथ कॉम्प्लिकेशंस, मैस्टोइडाइटिस एंड मैस्टोइड एब्सेस में भी पेन होता है। ट्रॉमा या हीमोटिम्पेनम, ओटिटिक बैरोट्रोमा एंड नियोप्लाज्म्स। ओटाइटिक बैरोट्रोमा ओबीटी क्या होता है? ये एक कंडीशन होती है जिसमें टिश्यू इंजरी हो जाती है, यानी इंजरी होगी टिश्यूज़ को सेकेंडरी टू द इनएडिक्वेट प्रेशर इक्वलाइजेशन की वजह से, गैस फिल्ड बॉडी स्पेसेस और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दरमियान जो इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से। नेक्स्ट कंडीशन है रेफर्ड ओटैल्जिया। मेनी पेशेंट्स जो है ना जो कंप्लेन करते हैं एयर एक का, तो उनको जो है ना डिजीज़ कहीं और भी होती है। तो ये होता है क्योंकि ना कॉमन सेंसरी नर्व सप्लाई होती है हमारे कान के अंदर। हमारा जो कान है ना ये सप्लाई होता है ब्रांचेस ऑफ ट्राइजेमिनल, फेशियल, ग्लोसोफेरिंजियल, वैगस, ग्रेटर ऑरिकुलर, लेसर ऑक्सीपिटल, इन सारी नर्व्स को जो है ये नर्व सप्लाई कर रही थी हमारे एयर को। जो कुटेनियस नर्व सप्लाई होती है पिन्ना की, वो आती है फ्रॉम द हमारी ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व से, जो कि हमारी ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच है। ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व से, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व किसकी है? ये सर्वाइकल प्लेक्सस C2 C3 थी। और लेसर ऑक्सीपिटल यानी सर्वाइकल